नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में लिखा है 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जिंक है व बाकी तांबा है। कह रहा है को 3 किलोग्राम धातु में मिलाया गया है। कह रहा है दोस्तों 2 किलोग्राम का धातु था जिसे 3 किलोग्राम धातु में मिलाया जा रहा है। ठीक, कह रहा है 2 किलोग्राम धातु जिसमें 1/3 जिंक व बाकी तांबा है। कह रहा है को 3 किलोग्राम धातु में मिलाया गया है। कह रहा है जिसमें 1/4 जिंक व बाकी तांबा है। ठीक, कह रहा है नए मिश्रण में जिंक और तांबे का अनुपात बताइए। नए मिश्रण में जिंक और तांबे का अनुपात बताइए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 धातुएं हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 धातुएं हैं जिसमें जिंक और कॉपर की मात्रा मौजूद है। कह रहा है दोस्तों 2 धातुएं हैं जिसमें जिंक और कॉपर की मात्रा मौजूद है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों दोनों धातुओं में जिंक और कॉपर की मात्रा मौजूद है तो मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि पहले धातु में जिंक की कितनी मात्रा है। कहोगे देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि पहले धातु में जिंक की 1/3 मात्रा है और 1/3 मात्रा जिंक की है और बाकी तांबा है। कहोगे देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि पहले धातु में जिंक की 1/3 मात्रा है और बाकी सब तांबा है। ठीक है, अगर दोस्तों पहले धातु में 1/3 मात्रा जिंक की है, 1/3 मात्रा जिंक की है तो इसका मतलब बता दीजिए। कहोगे देखिए अगर पहले धातु में 1/3 जिंक की मात्रा है तो इसका मतलब यही है कि अगर धातु की मात्रा 3 यूनिट है, अगर धातु की मात्रा 3 यूनिट है तो उसमें से 1 यूनिट जिंक की मात्रा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों पहले धातु में जिंक की 1/3 मात्रा है तो इसका मतलब यही है कि अगर धातु की मात्रा 3 यूनिट है तो उसमें से 1 यूनिट जिंक की मात्रा होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों धातु की मात्रा 3 यूनिट है उसमें से 1 यूनिट मात्रा जिंक की है तो मैं कह सकता हूं 2 यूनिट मात्रा कॉपर की होगी। कहोगे हाँ। मतलब पहले धातु में यदि जिंक की मात्रा 1 यूनिट है तो कॉपर की मात्रा 2 यूनिट होगी। कहोगे हाँ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब पहले धातु में जिंक और कॉपर 1:2 में मौजूद है। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि अगर पहले धातु में जिंक की मात्रा 1 यूनिट है, अगर पहले धातु में जिंक की मात्रा 1 यूनिट है तो कॉपर की मात्रा 2 यूनिट होगी। कोई दिक्कत होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए दूसरे धातु में जिंक की कितनी मात्रा है। कहोगे देखिए दूसरे धातु में जिंक की 1/4 मात्रा है। अगर दोस्तों दूसरे धातु में जिंक की 1/4 मात्रा है, दूसरे धातु में 1/4 मात्रा जिंक की है तो इसका मतलब मुझे समझा दीजिए। कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर धातु की मात्रा 4 यूनिट रही होगी, अगर धातु की मात्रा 4 यूनिट रही होगी तो उसमें से 1 यूनिट मात्रा जिंक की रही होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर धातु की मात्रा 4 यूनिट रही होगी तो उसमें से 1 यूनिट मात्रा जिंक की रही होगी। अगर दोस्तों धातु की मात्रा 4 यूनिट है उसमें से 1 यूनिट मात्रा जिंक की है तो 3 यूनिट मात्रा कॉपर की होगी। मैं कह सकता हूं। कहोगे हाँ। मतलब दूसरे धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 1:3 है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से कह सकता हूं कि दूसरे धातु में यदि जिंक की मात्रा 1 यूनिट है तो कॉपर की मात्रा 3 यूनिट है। कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, पहले धातु में जिंक की यदि 1 यूनिट मात्रा है, अगर पहले धातु में जिंक की 1 यूनिट मात्रा है और कॉपर की 2 यूनिट मात्रा है तो धातु की कुल मात्रा कितनी है? पहले इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से कहोगे 3 यूनिट मात्रा है। कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से यदि जिंक की मात्रा पहले धातु में 1 यूनिट है और कॉपर की मात्रा 2 यूनिट है तो धातु की मात्रा कितनी है? तो वह 3 यूनिट है। कोई दिक्कत होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बताइए मुझे, यदि दूसरे धातु में जिंक की 1 यूनिट मात्रा है और कॉपर की 3 यूनिट मात्रा है तो धातु की कुल मात्रा कितनी है? कहोगे 4 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से मैं देख रहा हूं कि पहले धातु की मात्रा यदि 3 यूनिट है तो इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो दूसरे धातु की मात्रा 4 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से यदि पहले धातु की मात्रा 3 यूनिट है तो इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से दूसरे धातु की मात्रा 4 यूनिट है। कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों मैं पहले और दूसरे धातु को मिलाता हूं तो पहले और दूसरे धातु
जो आपस में मिश्रण होगा, पहले और दूसरे धातु का जो आपस में मिश्रण होगा वो 3:4 में होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं पहले और दूसरे धातु को मिलाता हूं तो पहले और दूसरे धातु का जो मिश्रण बनेगा वो 3:4 में बनेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों हमसे क्वेश्चन में कहा था कि भैया पहला जो धातु है 2 किलोग्राम का है, दूसरा धातु 3 किलोग्राम का है, यही तो कहा था, कहोगे हाँ। पहला धातु कह रहा था कि 2 किलोग्राम का है, दूसरा धातु 3 किलोग्राम का है, कह रहा था कि दोनों को मिश्रण बनाया गया है, कह रहा था दोनों में जिंक और कॉपर तो मौजूद है लेकिन पहले और दूसरे धातु का मिश्रण बनाया गया है। अगर दोस्तों पहले और दूसरे धातु का तो मिलाया जा रहा है तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा, कहोगे 2:3 में मिलाया जा रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ये तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 2:3 में मिलाया जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 2:3 में पहले और दूसरे धातु को मिलाया जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर पहले और दूसरे धातु को मिलाऊं तो 3:4 में मिलाया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया 3:4 में मिलाना नहीं है पहले और दूसरे धातु को, 2:3 में मिलाना है, क्योंकि पहले धातु की मात्रा 2 यूनिट है और 2 किलोग्राम है और दूसरे धातु की मात्रा 3 किलोग्राम है। तो इस प्रकार पहले और दूसरे धातु को 2:3 में ही मिलाया जाएगा। ठीक है। अगर दोस्तों मुझे पहले और दूसरे धातु को 2:3 में मिलाना है, पहले और दूसरे धातु को 2:3 में मिलाना है तो दोनों स्थितियों में धातुओं की मात्रा पहले सेम करनी पड़ेगी, कहोगे हाँ। तो दोस्तों मुझे अगर दोनों स्थितियों में अगर धातुओं की मात्रा सेम करनी पड़ेगी तो मुझे सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहोगे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप दोस्तों एलसीएम तरीके से भी, एलसीएम वाले मेथड से भी आप इसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये तो दिमाग से मैंने बता दिया। ठीक है। अगर दोस्तों मुझे अब तो बराबर हो गया दोनों की मात्रा, कहोगे हाँ। अब बताइए अगर दोस्तों मुझे पहले धातु और दूसरे धातु को 2:3 में मिलाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, कहोगे देखिए अगर पहले और दूसरे धातु को आपको 2:3 में मिलाना है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अब दोस्तों अगर आप मिलाते हो पहले और दूसरे धातु को तो उस स्थिति में आप 2:3 में ही मिलाओगे, क्योंकि जो क्वेश्चन में कहा था उसी अनुपात में हमें मिलाना है। तो हमने उसी हिसाब से अपने इस फॉर्मेट में कर लिया, उसी हिसाब से हमने इसे उसी फॉर्मेट में कर लिया। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अब दोस्तों मुझे बताइए यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कितने से किया, कहोगे 8 से। अगर 8 इससे यहाँ पर किया है तो यहाँ पर भी 8 से करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, कहोगे हाँ। मैंने कल बताया था आपको, कहोगे हाँ। इसी प्रकार अगर आपने 9 से यहाँ पर किया तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 9 से मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब दोस्तों मुझे बताइए अगर आप पहले और दूसरे धातु को 2:3 में मिला रहे हो, अगर दोस्तों आप बताइए मुझे बताइए दोस्तों, अगर पहले और दूसरे धातु को आप 2:3 में मिला रहे हो तो जो मिश्रण बनके तैयार होगा उसमें जिंक और कॉपर की मात्राएं कितनी होंगी, किस अनुपात में होंगी, कहोगे देखिए पहले धातु में यदि जिंक की मात्रा 8 यूनिट है तो दूसरे धातु में जिंक की मात्रा 9 यूनिट है। इस प्रकार अगर दोनों को मिलाया जाएगा, दोनों धातु को मिलाया जाएगा तो तीसरा जो धातु बनेगा उसमें जिंक की मात्रा 17 यूनिट होगी। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। इसी प्रकार पहले धातु में जिंक की मात्रा 16 यूनिट थी, अगर आप दूसरे धातु के साथ मिला रहे हैं तो दूसरे धातु में तो कॉपर की मात्रा 27 यूनिट है। तो जो मिलाने पर पहले और दूसरे धातु को मिलाने पर जो तीसरा मिश्रण बनेगा उसमें कॉपर की मात्रा 43 यूनिट होगी। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब जो हमारा तीसरा मिश्रण बनेगा पहले और दूसरे धातु को मिलाने पर जो हमारा तीसरा मिश्रण बनेगा उसमें जिंक और कॉपर की मात्रा का अनुपात 17:43 होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ, 17:43 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात 1:2 है। कह रहा है पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात 1:2 है। ठीक है। कह रहा है और उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। कह रहा है उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। ठीक है। कह रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि बताइए दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा। यही कह रहा है, कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। ठीक दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। ठीक है। कह रहा है पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात
और पानी का अनुपात कह रहा है पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। अगर दोस्तों पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है, पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है, तो मुझे इसका मतलब बता दीजिए। कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर पृथ्वी पर 1 यूनिट मात्रा लैंड की है तो उस स्थिति में वाटर की मात्रा 2 यूनिट है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है तो इसका मतलब यही है कि अगर पृथ्वी पर लैंड की मात्रा 1 यूनिट है तो पानी की मात्रा 2 यूनिट है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। आगे दोस्तों कह रहा है और उत्तरी गोलार्ध में, कह रहा है और उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात, क्या कौन सा अनुपात हो गया, भूमि और पानी का अनुपात। कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में, कह रहा है और उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। मतलब उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:3 है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, तो मुझे इसका मतलब बताइए। कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है, अगर उत्तरी गोलार्ध में भूमि की मात्रा 2 यूनिट है तो पानी की मात्रा, वाटर की मात्रा 3 यूनिट है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि अगर उत्तरी गोलार्ध में भूमि की मात्रा 2 यूनिट है तो पानी की मात्रा 3 यूनिट है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों पूरी पृथ्वी पर लैंड की इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से दोस्तों अगर पृथ्वी पर लैंड की मात्रा 1 यूनिट है और वाटर की मात्रा 2 यूनिट है तो पूरी पृथ्वी पर लैंड और पानी की कुल मात्राएं कितनी हैं? पूरी पृथ्वी पर लैंड और पानी की कुल मात्राएं कितनी है? कहोगे 3 यूनिट है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, 3 यूनिट है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से अगर उत्तरी गोलार्ध पर लैंड और पानी की, लैंड की मात्रा 2 यूनिट है और पानी की मात्रा 3 यूनिट है तो उत्तरी गोलार्ध पर लैंड और पानी की कुल मात्रा कितनी है? कहोगे 5 यूनिट है, हाँ कि ना कहोगे हाँ 5 यूनिट है। अगर दोस्तों उत्तरी गोलार्ध पर लैंड की मात्रा 2 यूनिट है और पानी की मात्रा 3 यूनिट है तो उत्तरी गोलार्ध पर लैंड और पानी की कुल मात्रा कितनी है? कहोगे 3:5 में 5 यूनिट है, हाँ कि ना कहोगे हाँ 5 यूनिट है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देख रहा हूं, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से अगर मैं देखूं तो हमें यही बात पता चल रही है कि अर्थ पे लैंड और पानी की मात्रा का अनुपात 3 यूनिट है, कहोगे हाँ। और इसी प्रकार अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो इससे हमें यही पता चल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध पर लैंड और पानी की कुल मात्रा 5 यूनिट है। कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों एक चीज बताइए, मान लीजिए दोस्तों ये एक पृथ्वी है, मान लीजिए ये एक पृथ्वी है, कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों मान लिया जाए ये पृथ्वी है और मैं अगर इस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दूं तो ऊपर का हिस्सा क्या कहलाएगा? कहोगे ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, अगर हमने इसे 2 बराबर भागों में बांट दिया तो ऊपर का हिस्सा तो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, कहोगे हाँ, और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, जितनी लैंड और पानी की मात्रा उत्तरी गोलार्ध में होगी उतनी ही तो मात्रा लैंड और पानी की दक्षिणी गोलार्ध में भी होगी, क्योंकि हमने उसे 2 बराबर भागों में बांटा है, कहोगे हाँ। जितनी मात्रा दोस्तों लैंड और पानी की उत्तरी गोलार्ध में होगी उतनी ही तो मात्रा दक्षिणी गोलार्ध में भी होगी लैंड और पानी की, कहोगे हाँ, क्योंकि हमने उसे 2 बराबर भागों में बांटा है, कहोगे हाँ। मतलब अगर 1 यूनिट मात्रा लैंड और पानी की 1 यूनिट मात्रा उत्तरी गोलार्ध में है तो एक ही यूनिट मात्रा लैंड और पानी की दक्षिणी गोलार्ध में होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में लैंड और पानी की मात्रा 1 यूनिट है तो दक्षिणी गोलार्ध में भी लैंड और पानी की मात्रा 1 ही यूनिट होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तब दोस्तों बताइए मुझे पूरी पृथ्वी पर
पूरी पृथ्वी पर अगर उत्तरी गोलार्ध पर 1 यूनिट मात्रा लैंड और पानी की 1 यूनिट मात्रा है और दक्षिणी गोलार्ध पर भी लैंड और पानी की मात्रा 1 ही यूनिट है। अगर दोस्तों उत्तरी गोलार्ध पर लैंड और पानी की मात्रा 1 यूनिट है और दक्षिणी गोलार्ध पर भी लैंड और पानी की मात्रा 1 ही यूनिट है, तो मुझे बताइए पृथ्वी पर लैंड और पानी की कुल मात्रा कितनी है। कहोगे देखिए पृथ्वी बनेगी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से। पृथ्वी जो बनी है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से बनकर तैयार होगी, ठीक है। कहोगे देखिए उत्तरी गोलार्ध पर पानी और लैंड और पानी की मात्रा 1 यूनिट है और दक्षिणी गोलार्ध पर लैंड और पानी की मात्रा भी 1 ही यूनिट है। उत्तरी गोलार्ध पर लैंड और पानी की मात्रा 1 यूनिट है और दक्षिणी गोलार्ध पर भी लैंड और पानी की मात्रा 1 यूनिट है। इस प्रकार देखा जाए तो पृथ्वी पर लैंड और पानी की मात्रा का अनुपात लैंड और पानी की मात्रा 2 यूनिट होगी पृथ्वी पर। तो इस प्रकार देखा जाए तो पृथ्वी पर लैंड और पानी की मात्रा 2 यूनिट होगी, हाँ कि ना कहोगे। इसी प्रकार दोस्तों इसी प्रकार बताइए उत्तरी गोलार्ध पर लैंड और पानी की मात्रा कितनी यूनिट है। कहोगे उत्तरी गोलार्ध पर लैंड और पानी की मात्रा 1 यूनिट है, हाँ कि ना कहोगे। हाँ, उत्तरी गोलार्ध पर लैंड और पानी की मात्रा 1 यूनिट है। दोस्तों हमने इस फिगर के माध्यम से देखा कि पृथ्वी पर यदि लैंड और पानी की मात्राएं कुल 2 यूनिट है तो उत्तरी गोलार्ध पर लैंड और पानी की कुल मात्राएं 1 यूनिट है, हाँ कि ना कहोगे। दोस्तों हमने इस फिगर के माध्यम से यही देखा कि यदि पृथ्वी पर लैंड और पानी की मात्रा 2 यूनिट है तो उत्तरी गोलार्ध पर लैंड और पानी की मात्रा 1 यूनिट है, ठीक है। यहां पर अगर दोस्तों मैं बात देखूं तो यहां पर मुझे यही पता चल रहा है कि यदि पृथ्वी पर लैंड और पानी की मात्रा 3 यूनिट है तो उत्तरी गोलार्ध पर लैंड और पानी की मात्रा 5 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन में के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो पृथ्वी पर लैंड और पानी और उत्तरी गोलार्ध पर लैंड और पानी की कुल मात्राओं का अनुपात 2:1 है। अगर दोस्तों मुझे पृथ्वी पर और उत्तरी गोलार्ध पर लैंड और पानी की मात्रा का अनुपात 2:1 करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए इसमें। तो देखिए अगर आपको पृथ्वी पर लैंड और पानी की मात्राएं और उत्तरी गोलार्ध पर लैंड और पानी की कुल मात्राओं का अनुपात 2:1 करना है तो सबसे पहले आप इसे बराबर करिए। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मुझे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। कहोगे यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो दिमाग लगाकर भी आप कर सकते हो या आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब मैंने बराबर कर दिया, अब क्या करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर आपको पृथ्वी पर और उत्तरी गोलार्ध पर लैंड और पानी की कुल मात्राओं का अनुपात 2:1 करना है तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, हाँ कि ना कहोगे। हाँ, तो अब तो दोस्तों इस प्रकार अब देखा जाए तो लैंड पर और उत्तरी गोलार्ध पर लैंड पर, तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो अर्थ पर, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अर्थ पर और उत्तरी गोलार्ध पर लैंड और पानी की कुल मात्राओं का अनुपात 2:1 ही होगा, हाँ कि ना। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन जैसा कहा था वैसा हमने बना लिया, ठीक है। अगर दोस्तों हमने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई मैं करूंगा, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर यहाँ पर मैंने 3 से किया है तो यहाँ पर भी 3 से करूंगा, यहाँ पर भी 3 से करूंगा, हाँ कि ना कहोगे। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत है कहोगे नहीं। तो दोस्तों एक बात बताइए, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था। तो हमसे पूछा था कि बताइए दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात क्या है। भूमि और पानी का अनुपात पूछा था दक्षिणी गोलार्ध पर। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप इसके माध्यम से बताइए, यहां पर देखकर इस फिगर के माध्यम से देखकर बताइए, पृथ्वी पर लैंड की कुल मात्रा कितनी है। तो पृथ्वी पर देखा जाए तो लैंड की कुल मात्रा 10 यूनिट है, ठीक है। और यहां पर आप दोस्तों इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बताइए उत्तरी गोलार्ध पर लैंड की मात्रा कुल कितनी है। कहोगे उत्तरी गोलार्ध पर देखा जाए तो लैंड की कुल मात्रा 4 यूनिट है। दोस्तों पृथ्वी पर 10 यूनिट मात्रा लैंड की है और उत्तरी गोलार्ध पर लैंड की मात्रा 6 यूनिट है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर लैंड की मात्रा कितनी यूनिट होगी। कहोगे 4 यूनिट होगी, 4 यूनिट होगी, हाँ कि ना कहोगे। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों पृथ्वी पर पानी की मात्रा
पृथ्वी पर पानी की मात्रा 20 यूनिट है, कहोगे हाँ, पृथ्वी पर पानी की मात्रा 20 यूनिट है। और उत्तरी गोलार्ध पर दोस्तों पूरी पृथ्वी पर पानी की मात्रा 20 यूनिट है, और उसमें से उत्तरी गोलार्ध पर 9 यूनिट पानी मौजूद है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर पानी कितना मौजूद होगा? दक्षिणी गोलार्ध पर पानी कितना मौजूद होगा? कहोगे 11 यूनिट मौजूद होगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध पर यदि लैंड की मात्रा 4 यूनिट है तो वाटर की मात्रा 11 यूनिट होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब दक्षिणी गोलार्ध पर लैंड और पानी की मात्राओं का अनुपात 4:11 होगा। लैंड पर दक्षिणी गोलार्ध पर लैंड और पानी की मात्राओं का अनुपात 4:11 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 3115 रुपए को, कह रहा है 3115 रुपए को ABC के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि इनके हिस्से में से 25 रुपए, 28 रुपए, 52 रुपए घटा दिए जाए तो शेष रकम 8:15:20 के अनुपात में हो जाएगी। कह रहा है तो सी व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्या? सी व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है यदि इनके हिस्से में से 25 रुपए, 28 रुपए, 52 रुपए घटा दिए जाए तो इनके पास जो शेष धन है वो 8:15:20 के अनुपात में बचेगा। तो कह रहा है सी व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्या? सी व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3115 रुपए ABC के बीच में बांटे गए हैं। कह रहा है 3115 रुपए ABC के बीच में बांटे गए हैं। अगर दोस्तों 3115 रुपए ABC के बीच में बांटे गए हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तीनों के पास कुल मिलाकर 3115 रुपए मौजूद होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 3115 रुपए तीन व्यक्ति के बीच में बांटे गए हैं। अगर दोस्तों 3 व्यक्तियों के बीच में 3115 रुपए बांटे गए हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं तीनों के पास 3115 रुपए मौजूद होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आगे कह रहा है यदि इनके हिस्से में से क्रमशः, मतलब इनको जितने रुपए मिले थे उसमें से, कह रहा है इनके हिस्से में से क्रमशः, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जितने रुपए मिले थे उसमें से, ठीक है, कह रहा है यदि इनके हिस्से में से 25 रुपए, 28 रुपए, 52 रुपए घटा दिए जाए, कह रहा है यदि इनके हिस्से में से 25 रुपए, 28 रुपए, 52 रुपए घटा दिए जाए तो इनके पास जो शेष रकम होगा वो 8:15:20 के अनुपात में हो जाएगा। कह रहा है यदि इनके हिस्से में से 25 रुपए, 28 रुपए और 52 रुपए घटा दिया जाए तो इनके पास जो धन बचेगा वो 8:15:20 के अनुपात में बचेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही क्वेश्चन कह रहा है। अगर दोस्तों आपने इनके हिस्से में से 25 रुपए, 28 रुपए और 52 रुपए घटा दिए तो आपने कुल कितने रुपए घटा दिए इनके हिस्से में से? अगर दोस्तों आपने इनके हिस्से में से 25 रुपए, 28 रुपए और 52 रुपए घटा दिए हैं तो कुल कितने रुपए घटाए हैं? कहोगे देखिए 8 5 13 13 2 15 15 के 5 हासिल लगे 1, ठीक है, 2 2 4 1 और 10, मतलब 105 रुपए घटा दिए हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 105 रुपए हमने तीनों के हिस्से में से कुल मिलाकर घटाए हैं। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि तीनों के पास 3115 रुपए मौजूद थे। अगर आपने तीनों के हिस्से में से 105 रुपए घटा दिए हैं तो उनके पास कुल बचे कितने रुपए हैं? दोस्तों हमें पता है उनके पास 3115 रुपए मौजूद थे, लेकिन अगर आपने इनके हिस्से में से 25 रुपए, 28 रुपए और 52 रुपए घटा दिए हैं, 25 रुपए, 28 रुपए और 52 रुपए घटा दिए हैं तो इनके पास कुल कितने रुपए बचे हैं? कहोगे देखिए 3115 रुपए थे इनके पास 3115 रुपए थे। इनके हिस्से में से कुल मिलाकर इनके हिस्से में से 105 रुपए घटा दिया गया है। इनके हिस्से में से कुल मिलाकर 105 रुपए घटा दिया गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इनके पास 3010 रुपए बचेंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इनके हिस्से में से 25 रुपए, 28 रुपए, 52 रुपए, मतलब कुल मिलाकर 105 रुपए घटा दिया जाए इनके हिस्से में से, तो इनके पास कुल मिलाकर 3010 रुपए बचेगा। क्या? 3010 रुपए बचेगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है इनके पास जो पैसा बचेगा वो 8:15:20 के अनुपात में बचेगा।
8:15:20 के अनुपात में बचेगा। दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पैसा जो उनके पास बचेगा वो 3010 रुपए बचेगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उनके पास जो पैसा बचेगा वो 3010 रुपए बचेगा, लेकिन अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो उनके पास पैसा 8:15:20 के अनुपात में बचेगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों मुझे बताइए, अगर उनके पास पैसा 8:15:20 के अनुपात में बचेगा तो कुल कितने रुपए बचेंगे इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो? कहोगे देखिए, इस अनुपातिक वैल्यू का मतलब यही है, कि जो पैसे बचे थे उसमें से अगर देखा जाए तो यदि ए को 8 रुपए मिले हैं, 8 यूनिट पैसा मिला है, तो बी को 15 यूनिट पैसा मिला है, सी को 20 यूनिट पैसा मिला है। अगर दोस्तों जो पैसे बचे थे उसमें से ए को 8 यूनिट पैसा मिला है, बी को 15 यूनिट पैसा मिला है, तो सी को 20 यूनिट पैसा मिला है, तो कुल कितने रुपए बचे थे? कहोगे देखिए, 15, 8, 23, 23, 20, 43, कुल मिलाकर 43 रुपए बचे थे। कुल मिलाकर 43 रुपए बचे थे। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। क्योंकि जो शेष रुपए बचे थे उसमें से ए के पास 8 रुपए मौजूद, उसमें से ए के पास 8 यूनिट बचा था, उसमें से बी के पास 15 यूनिट मौजूद था, उसमें से सी के पास 20 यूनिट मौजूद था। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल शेष रुपए 43 यूनिट रहे होंगे। कहोगे हाँ, 43 यूनिट रुपए बचे होंगे। लेकिन दोस्तों हमने यहां पर निकाला था तो 3010 रुपए बचे थे। हमने यहां पर देखा था कि 3010 रुपए तीनों के पास बचे हैं, लेकिन अगर मैं अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो उनके पास 3010 रुपए बचे हैं। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब 43 बराबर 3010 के। कहोगे हाँ, 43 बराबर 3010 के। 43 यूनिट बराबर 3010 रुपए के। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो एक बराबर कितने के? कहोगे देखिए, एक बराबर अगर आप निकालना चाहते हो तो एक बराबर आएगा 70 रुपए के। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है सी व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों सी व्यक्ति का हमसे हिस्सा पूछ रहा है तो सबसे पहले आप ये बताइए सी के पास कुल कितने रुपए बचे थे? जब आपने सी को जितने रुपए मिले थे उसमें से आपने 52 रुपए घटा दिए थे। जब सी को जितने रुपए मिले थे उसमें से जब आपने 52 रुपए घटा दिए थे तो सी के पास कितने रुपए बचे थे? कहोगे 20 यूनिट पैसा बचा था। सी के पास तो 20 यूनिट पैसा बचा था। ठीक है, सी के पास 20 यूनिट पैसा बचा था। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 70 रुपए है तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 20 यूनिट की वैल्यू 1400 रुपए होगी। मतलब जब हमने सी को जितने रुपए मिले थे उसमें से हमने 52 रुपए घटा दिया था तो उसके पास 1400 रुपए बचे थे। कहोगे हाँ। जब हमने सी को जितने रुपए मिले थे उसमें से जब हमने 52 रुपए घटा दिया था 52 रुपए, तो उसके पास कुल मिलाकर 1400 रुपए बचे थे। अगर दोस्तों हमने 52 रुपए घटा दिया था और तब उस स्थिति में 1400 रुपए बचे हैं तो उसके पास कुल कितने रुपए रहे होंगे? उसे कुल कितने रुपए मिले होंगे? हो गया 1452 रुपए मिले होंगे। अगर 52 रुपए हमने घटाने के बाद अगर 52 रुपए घटाने के बाद उसके पास 1400 रुपए बचे थे तो उसके पास कुल कितने रुपए रहे होंगे? कहोगे भैया हमने 1400 में 52 रुपए जोड़ दिया तो आ गया 1452 रुपए। मतलब उसे 3115 रुपए में से उसके पास उसे 1452 रुपए मिले होंगे। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने 4 काले जुराब तथा कुछ जोड़े भूरे जुराब का ऑर्डर दिया। कह रहा है एक व्यक्ति ने 4 काले रंग के और कुछ भूरे रंग के जुराब का ऑर्डर दिया। ठीक है, कह रहा है काले रंग की जुराब की कीमत जो है, कह रहा है काले रंग की जुराब की जो कीमत है भूरे रंग की जुराब की कीमत से दुगनी है। ठीक है, कह रहा है बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से काले और भूरे रंग की जुराबों की संख्या परस्पर बदल दी। कह रहा है बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से काले और भूरे रंग की जुराबों की संख्या परस्पर बदल दी। ठीक है, कह रहा है जिसके कारण बिल का भुगतान 50% बढ़ जाता है। तो शुरुआत में काले और भूरे रंग की जुराबों का अनुपात क्या था? यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने ब्लैक कलर के, कह रहा है एक व्यक्ति ने ब्लैक कलर के और ब्राउन कलर के जुराबों का ऑर्डर दिया। कह रहा है एक व्यक्ति ने ब्लैक कलर के और ब्राउन कलर के जुराब का ऑर्डर दिया। कह रहा है कि ब्लैक कलर के 4 जुराब का ऑर्डर दिया था
और ब्राउन कलर के कुछ जुराब का ऑर्डर दिया था। कह रहा है ब्लैक कलर के तो 4 जुराब का ऑर्डर दिया था और ब्राउन कलर के कुछ जुराब का ऑर्डर दिया था। मान लेते हैं दोस्तों ब्राउन कलर के व्यक्ति ने एक्स जुराब का ऑर्डर दिया था। ब्राउन कलर के एक्स जोड़ी जुराब का व्यक्ति ने ऑर्डर दिया था। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आगे क्वेश्चन कह रहा है काले रंग की जुराब की जो कीमत है, कह रहा है काले रंग की जो जुराब की जो कीमत है भूरे रंग के जुराब की कीमत से दुगनी है। कह रहा है ब्लैक कलर के जुराब की जो कीमत है ब्राउन कलर के जुराब की कीमत से दुगनी है। मतलब अगर ब्राउन कलर के जुराब की कीमत 1 रुपए है, मतलब अगर ब्राउन कलर के जुराब की कीमत 1 रुपए है तो ब्लैक कलर के जुराब की कीमत 2 रुपए है। मतलब अगर ब्राउन कलर के जुराब की कीमत 1 रुपए है तो उस स्थिति में ब्लैक कलर के जुराब की कीमत 2 रुपए है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब अगर ब्राउन कलर के जुराब की कीमत 2 रुपए है तो ब्लैक कलर की जुराब की कीमत 4 रुपए है। मतलब अगर ब्राउन कलर के जुराब की कीमत 3 रुपए है तो ब्लैक कलर के जुराब की कीमत 6 रुपए है। तो मैंने मान लिया कि ब्राउन कलर के जुराब की कीमत 1 रुपए है, तो उस स्थिति में ब्लैक कलर के जुराब की कीमत 2 रुपए होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप कुछ भी मान सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक कहोगे नहीं। अगर दोस्तों व्यक्ति ने 4 जोड़ी ब्लैक कलर के जुराब और एक्स जोड़ी ब्राउन कलर के जुराब का ऑर्डर दिया है तो बिल कितने रुपए का बनेगा? बिल कितने रुपए का बनेगा? अगर व्यक्ति ने 4 जोड़ी ब्लैक कलर के और एक्स जोड़ी ब्राउन कलर के जुराब का ऑर्डर किया है तो कितना रुपया बिल बनेगा? कितने रुपए का बिल बनेगा कहोगे? देखिए ब्लैक कलर के जो जुराब है उसकी कीमत 2 रुपए जोड़ी है। ब्लैक कलर के जो जुराब है उसकी कीमत 2 रुपए जोड़ी है। ठीक है, और व्यक्ति ने 4 जोड़ी का ऑर्डर दिया है तो 2 रुपए जोड़ी के हिसाब से 4 जोड़ी के लिए उसे 8 रुपए पे करने पड़ेंगे। कितने रुपए? 8 रुपए पे करने पड़ेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, मतलब 4 जोड़ी का जो 4 जोड़ी जुराब का जो उसने ऑर्डर दिया है, ब्लैक कलर के 4 जोड़ी जुराब का जो ऑर्डर दिया है उसके लिए उसे 8 रुपए पे करने पड़ेंगे। कहोगे? हाँ, उसे 8 रुपए पे करने पड़ेंगे। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों ब्राउन कलर के जुराब की जो कीमत है वो 1 रुपए जोड़ी है। ब्राउन कलर के जुराब की जो कीमत है 1 रुपए जोड़ी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ब्राउन कलर के जुराब की कीमत 1 रुपए जोड़ी है तो व्यक्ति ने एक्स जोड़ी ब्राउन कलर के जुराब का ऑर्डर किया है। कहोगे? हाँ। तो एक्स जोड़ी ब्राउन कलर के जुराब का ऑर्डर किया है तो एक्स जोड़ी के लिए उसे कितने रुपए पैसे चुकता करने पड़ेंगे? कहोगे? देखिए एक्स जोड़ी ब्राउन कलर के एक्स जोड़ी जुराब की जो कीमत होगी 1 रुपए प्रति जोड़ी के हिसाब से x रुपए होगी। एक्स जोड़ी ब्राउन कलर की जो कीमत होगी 1 रुपए के हिसाब से वो x रुपए होगी। 1 रुपए जोड़ी के हिसाब से देखा जाए तो x रुपए ही होगी। मतलब एक्स जोड़ी ब्राउन कलर के जुराब का जो ऑर्डर दिया था उसके लिए उसे x रुपए चुकता करने पड़ेंगे। कहोगे? हाँ। दोस्तों ब्लैक कलर के जो जुराब को उसने ऑर्डर किया था उसके लिए तो उसे 8 रुपए अदा करने पड़ेंगे और ब्राउन कलर के जो जुराब को उसने ऑर्डर किया था उसके लिए उसे x रुपए अदा करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो उसने जो ऑर्डर किया है जो जुराब का, इस प्रकार देखा जाए तो उसने जो जुराबों का ऑर्डर किया है उसके लिए उसे 8 प्लस x रुपए अदा करने पड़ेंगे। मतलब बिल कितने रुपए का बनेगा? कहोगे? 8 प्लस x रुपए का बनेगा बिल। 8 प्लस x रुपए का बिल बनेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 8 प्लस x रुपए का बिल बनेगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों आगे क्वेश्चन कह रहा है बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से काले और भूरे रंग की जुराबों की संख्या परस्पर बदल दी। कह रहा है बिल बनाते समय दुकानदार ने काले और भूरे रंग की जुराबों की संख्या परस्पर बदलकर दे दी। ठीक है, मतलब दोस्तों 4 जोड़ी ब्लैक जुराब की जगह उसने 4 जोड़ी ब्राउन कलर के जुराब दे दिया और एक्स जोड़ी ब्राउन कलर के जुराब की जगह उसने एक्स जोड़ी ब्लैक कलर के जुराब दे दिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसका मतलब दोस्तों यही है कि 4 जोड़ी ब्लैक कलर की जगह 4 जोड़ी ब्लैक कलर के जुराब की जगह उसने 4 जोड़ी ब्राउन कलर के जुराब दे दिया और एक्स जोड़ी ब्राउन कलर की जगह उसने एक्स जोड़ी ब्लैक कलर के जुराब दे दिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों गलती से दुकानदार ने 4 जोड़ी ब्राउन कलर के जुराब दे दिया है और एक्स जोड़ी ब्लैक कलर के जुराब दे दिया है तो बिल कितने रुपए का बनाया होगा? कहोगे? देखिए ब्राउन कलर के जुराब की जो कीमत है 1 रुपए जोड़ी है। ब्राउन कलर के जो जुराब की कीमत है वो 1 रुपए
जोड़ी है। दुकानदार ने 4 जोड़ी ब्राउन कलर के जुराब दिया है, तो 1 रुपए जोड़ी के हिसाब से 4 जोड़ी का उसने 4 रुपए लगाया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कहोगे? नहीं। ठीक है। इसी प्रकार आप कहोगे भैया देखिए ब्लैक कलर के जुराब की जो कीमत है 2 रुपए है। ब्लैक कलर की जुराब की जो कीमत है 2 रुपए है। दुकानदार ने X जोड़ी ब्लैक कलर के जुराब पैक कर दिया है, दे दिया है, तो X जोड़ी जुराब की जो कीमत होगी 2 रुपए जोड़ी के हिसाब से X जोड़ी ब्लैक कलर की जुराब की जो कीमत होगी 2 रुपए जोड़ी के हिसाब से देखा जाए तो 2X होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 2X होगी। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। मतलब दुकानदार ने जो गलती से 4 ब्राउन कलर के जुराब दे दिया था, उसके लिए उसने 4 रुपए वसूलेगा, और X जोड़ी जो ब्लैक कलर के जुराब दे दिया था उसके लिए वो 2X रुपए वसूलेगा। मतलब बिल दुकानदार 4 + 2X रुपए का बना देगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब दुकानदार ने बिल 4 + 2X रुपए का बना दिया। दोस्तों बिल बनना चाहिए था 8 + X रुपए का, लेकिन दुकानदार की गलती से दुकानदार ने जब 4 जोड़ी ब्लैक जुराब की जगह उसने 4 जोड़ी ब्राउन कलर के जुराब दे दिया, और X जोड़ी ब्राउन कलर के जुराब की जगह उसने X जोड़ी ब्लैक कलर के जुराब दे दिया। तो इस प्रकार दुकानदार ने 4 + 2X रुपए 4 + 2X रुपए का बिल बना दिया। बिल बनना चाहिए था इतना, लेकिन बिल बना दिया दुकानदार ने इतने रुपए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आगे कह रहा है जिसके कारण बिल का भुगतान 50% बढ़ जाता है। बिल का भुगतान 50% बढ़ जाता है। अगर दोस्तों 50% बढ़ जाता है तो मुझे पहले बताइए 50% की फ्रैक्शन होती कितनी है? कहोगे 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है। की फ्रैक्शन कितनी होती है? कहोगे 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है। अगर दोस्तों 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है तो मुझे इसका मतलब समझा दीजिए। कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर कोई संख्या 2 है तो उसका 50% 1 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है जिसके कारण बिल का भुगतान 50% बढ़ जाता है। मान लेता हूं दोस्तों उसे पहले 2 रुपए का भुगतान करना था, बिल के रूप में उसे 2 रुपए का भुगतान करना था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है जिसके कारण बिल का भुगतान बढ़ जाता है 50%। मान लिया दोस्तों मैंने कि बिल का भुगतान उसे 2 रुपए सबसे पहले करना था। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि बिल का भुगतान 50% बढ़ जाता है। अगर दोस्तों बिल का भुगतान पहले 2 रुपए करना था, आज बिल का भुगतान 50% बढ़ जाता है, तो मैं कह सकता हूं बिल का भुगतान आज 1 रुपए बढ़ जाता है। अगर दोस्तों बिल का भुगतान आज 1 रुपए बढ़ जाता है तो आज बिल का भुगतान हो कितना जाता है? कहोगे 3 रुपए हो जाता है। अगर बिल का भुगतान पहले 2 रुपए करना था, तो आज बिल का भुगतान 3 रुपए हो जाता है। अगर पहले बिल का भुगतान 2 रुपए करना था तो आज बिल का भुगतान 3 रुपए हमें करना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है जिसके कारण बिल का भुगतान 50% बढ़ जाता है, तो इसका मतलब यही है कि अगर पहले बिल का भुगतान हमें 2 रुपए करना था, पहले बिल का भुगतान अगर हमें 2 रुपए करना था तो आज हमें बिल का भुगतान 3 रुपए करना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो ये दोस्तों क्या है? कहोगे ये पहले जितना रुपए बिल के रूप में भुगतान करना था उसका, और अब जितना रुपए बिल के रूप में भुगतान करना है उसका अनुपात है। पहले जितने रुपए बिल का भुगतान करना था उसका, और अब जितने रुपए बिल का भुगतान करना है उसका अनुपात है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों पहले और अब जितने रुपए बिल का भुगतान करना है उसका अनुपात है, तो मुझे इसके अनुसार बता दीजिए क्या अनुपात होगा। पहले जितना रुपए बिल भुगतान करना था, अब जितने रुपए बिल का भुगतान करना है, इसके अनुसार बता दीजिए कितना होगा। कहोगे इसके अनुसार देखा जाए तो पहले बिल का भुगतान 8 + X रुपए करना था, अब हमें करना पड़ रहा है 4 + 2X। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहले और अब जितने रुपए भुगतान करना पड़ेगा उसका अनुपात, पहले और अब जितने रुपए बिल के रूप में भुगतान करना पड़ेगा उसका अनुपात ये होगा। दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले और अब जितने रुपए भुगतान करना पड़ रहा है उसका अनुपात 2:3 है। यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारा क्या है 8 + X / 4 + 2X है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब ये बराबर है इसके। कहोगे हाँ ये बराबर है इसके। दोस्तों अगर मैं गुणा भाग करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए 3 की मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे 24 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो आएगा 8, और 24 में से 8 घटाएंगे, 24 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 16। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। इसी प्रकार 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 3x आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो 4x आएगा, 4x में से 3x घटाऊंगा तो आएगा x। मतलब x बराबर, अगर गुणा भाग करता हूं तो x बराबर 16 आएगा।
दोस्तों हमने एक्स को माना क्या था, कहो भैया हमने एक्स को माना था कि भैया जुराबों की संख्या मानी थी। हमने ब्राउन कलर के जुराबों की संख्या मानी थी। हमने क्या माना था, कहो भैया हमने एक्स जोड़ी ब्राउन कलर के जुराबों की संख्या मानी थी। एक्स जोड़ी ब्राउन कलर के जुराबों की संख्या मानी थी। एक्स की वैल्यू अगर दोस्तों 16 आया है तो मैं कह सकता हूं ब्राउन कलर के जो जुराब रही होंगी वो 16 जोड़ी रही होंगी। क्या 16 जोड़ी रही होंगी। ब्राउन कलर के जो जुराब रहे होंगे वो कितने रहे होंगे, कहो भैया 16 जोड़ी रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे ब्राउन कलर के जुराब नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि बताइए शुरुआत में काले और भूरे रंग की जुराब का अनुपात क्या था। ठीक है दोस्तों, शुरुआत में ब्लैक कलर के जुराब कितने थे, कहो भैया 4, और शुरुआत में ब्राउन कलर के जुराब कितने थे, कहो भैया 16। दोस्तों हमसे पूछा है कि ब्लैक और ब्राउन कलर के जुराब शुरुआत में कितने थे। हमसे पूछा है ब्लैक और ब्राउन कलर के शुरुआत में जो जुराब थे उनका अनुपात कितना है, तो मैंने अनुपातिक वैल्यू निकाल दिया। तो क्या आया, कहो भैया देखा जाए अनुपातिक वैल्यू तो 1:4 आएगा। मतलब शुरुआत में ब्लैक और ब्राउन कलर के जुराब का जो अनुपात रहा होगा वो 1:4 रहा होगा। 1:4 रहा होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से मैंने समाप्त कर दिया है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि इसमें कोई टाइप छोड़ दिया गया है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसे पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।